डबल इंटरनेट वॉल्यूम उसी कीमत में। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। भारत ने कमांडर कुलभूषण यादव को दूसरी कौंसुलर रसाई देने की पेशकश कबूल कर दी। भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल अमूर दफ्तर खारजा में मौजूद। आज ही मुलाकात का इम्कान। कमांडर कुलभूषण यादव की मौजूदगी की जगह को सब जेल करार। रॉ का एजेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा, बलोचिस्तान से पकड़ा गया। आर्मी एक्ट के तहत कमांडर कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई। पाकिस्तान के किसी पायलट के पास जाली लाइसेंस नहीं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुद लाइसेंस जारी किए। DGCAA का ओमान सिविल एविएशन के सरबराह को खत लिखा। पायलट्स को जारी करदा तमाम लाइसेंसेस का फॉरेंसिक कर लिया गया है। एविएशन इस्लाहात के दौरान लाइसेंसेस की तस्दीक का अमल किया गया। प्रोसीजर में बाज़ खामियों की निशानदही हुई जिन्हें दूर किया जा रहा है। आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी, कौमी इदारे को अरबों का नुकसान पहुंचाने पर वजीर आजम मुस्ताफी हों। DG सिविल एविएशन के खत के बाद वजीर आजम और वजीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं CAA सरबराह के खत ने वजीर आजम, काबीना और मुतल्लिका वजीर को झूठा साबित कर दिया। अरबों के नुकसान का जिम्मेदार वजीर आजम है। पायलट्स जाली नहीं थे। वजीर हवाबाजी का इस ऐवान में दिया गया बयान जाली था। DG सिविल एविएशन ने कुवैत सिविल एविएशन को खत लिखा कि किसी पायलट्स का लाइसेंस जाली नहीं। वजीर हवाबाजी के बयान से मुल्क की जग हसाई हुई। रहनुमा नून लीग मुर्तजा जावेद अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वजीर हवाबाजी के बयान की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ आलमगीर खान का CEO के इलेक्ट्रिक के घर की बिजली काटने का ऐलान। कहा, मोनस अलवी का घर तलाश कर रहा हूँ, एहतजाजन उसके घर की बिजली काटूंगा। आवाम एहतजाज के तौर पर के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन को खंभों से बांध रहे हैं। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में खातिर खा कमी हुई। पेट्रोल बहरान हुकूमत की नाअहली और गफलत से पैदा हुआ। हुकूमत ने बर वक्त पेट्रोल नहीं मंगवाया। पेट्रोल कंपनियां महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल। उमर अयूब बोले, मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, बात नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास। सस्ते घरों की तामीर की सूरत हाल, बैंक से कर्ज के इजरा पर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हुक्काम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। कौमी राबिता कमेटी बराए हाउसिंग इजलास में तमाम मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म के इक़दामात का महवर कमज़ोर तबका है। हुकूमत आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तामीराती शोबे के असरात दीगर सनतों पर पड़ते हैं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक की तौसील। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर नून लीग के वकला की अदम मौजूदगी में केस इल्तवा में रखने की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत आलिया के अख्वी दरवाजे पर नून लीग कारकुनान की नारेबाजी। अहाता अदालत में दाखिले की कोशिश। शहबाज शरीफ कोरोना के बावजूद नैब न्याजी गठजोड़ के झूठे मुकदमात में पेश हो रहे हैं। इमरान साहब, आप 10 अरब हर्जाने के शहबाज शरीफ के मुकदमे में कब पेश होंगे? कौम देख रही है कि आइन और कानून की पासदारी कौन कर रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, शहबाज शरीफ की बेगुनाही आला अदालतों में साबित हो चुकी, मगर नैब न्याजी गठजोड़ को शर्म नहीं आई। शहबाज शरीफ की सियासत का सूरज नवाज शरीफ की तरह गुरूब होने को है। अपनी गिरती हुई सियासत बचाने के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और लीगी तर्जुमान सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के ढके छुपे असासों की माली जाहिर करदा असासों में कई हजार गुना ज्यादा है।
وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عوام آل شریف کی کرتوتوں سے واقف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بلوچستان میں مصروف دن، کوئٹہ میں گورنر بلوچستان اور تحریک انصاف کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے ہمراہ پشین جائیں گے۔ دونوں وزراء اعلیٰ پشین میں قبائلی عمائدین میں ملاقات کریں گے۔ ملک میں کورونا کے 2145 نئے کیسز رپورٹ، 2,57,914 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے۔ سندھ 1,08,913، پنجاب 88,539 متعلقہ کیسز۔ نیشنل کمانڈ سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 افراد دم توڑ گئے۔ مجموعی تعداد 5,426 ہو گئی۔ 1,78,737 مہلک وائرس کو شکست دے چکے۔ کورونا کا زور برقرار، دنیا بھر میں 5,86,839 افراد ہلاک ہو چکے۔ 1,36,92,000 سے زائد وائرس سے متاثر۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,40,000 ہلاکتیں۔ برازیل میں 75,523 افراد جان سے گئے۔ اور لاہور میں گھنگھور گھٹاؤں کا راج، کئی علاقوں میں موسلادھار بارش، جلتھا لیک ہو گیا۔ سمن آباد میں 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ، بجلی کے 170 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ کراچی میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ امید سے ڈبل ملا، اچھا لگا۔ یو فون ویکلی انٹرنیٹ پلس سے اب ملے ڈبل انٹرنیٹ والیوم اسی قیمت میں۔ پاکستانی نیٹ ورک یو فون کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو۔ کھانا کھا لے؟ بریانی نہیں بنائے بھائی۔ اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہاتھ نکالے، تیز 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 سب کچھ کرے۔ یہ لو بریانی بڑی تیزی سے بنائی، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے۔ نیا سرف ایکسل 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز۔ سرف ایکسل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز اور میں ہوں محمد ابراہیم پیرزادہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ہم خبر شامل کریں گے کلبھوشن یادو کے حوالے سے، پھر آپ کو علاقائی خبروں کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اور خبر یہ ہے کلبھوشن یادو کے حوالے سے کہ گرفتار بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادو سے بھارتی ناظم الامور کی ملاقات ہوئی ہے اور کمانڈر کلبھوشن یادو کو 2 گھنٹے کے لیے قونصلر رسائی فراہم کی گئی ہے۔ یہ ملاقات اسلام آباد میں موجود محفوظ مقام پر کرائی جا رہی ہے۔ کمانڈر کلبھوشن یادو قونصلر ملاقات میں نظر ثانی پٹیشن پر دستخط بھی کریں گے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ گرفتار بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادو، جنہوں نے اعتراف کیا تھا کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے اور پاکستان کے مختلف جو واردات ہوئی ہیں، دہشت گردی کی واردات ہوئی ہیں، اس میں بطور مائنڈ سیٹ یہ اعتراف کیا تھا اور اپنے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی آج قونصلر رسائی ان کو دی گئی تھی، پاکستان کی جانب سے بھارت کو پیشکش کی گئی تھی کہ وہ اپنے بھارتی جاسوس اپنے بیٹے کمانڈر کلبھوشن یادو جو کہ جاسوس تھا اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرواتا تھا، ان میں ملوث رہا ہے اور اس سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اس سے قونصلر رسائی دی جا سکتی ہے۔ اور اسی حوالے سے بھارتی ناظم الامور کی ملاقات ہوئی ہے کمانڈر کلبھوشن یادو سے اور کمانڈر کلبھوشن یادو کو 2 گھنٹے کے لیے قونصلر رسائی فراہم کی گئی ہے۔ اور اس ملاقات میں جو ہے وہ اپنی نظر ثانی پٹیشن پر کمانڈر کلبھوشن یادو دستخط بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ اگر جگہ کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں محفوظ مقام پر یہ ملاقات کرائی جا رہی ہے اور کمانڈر کلبھوشن یادو قونصلر رسائی میں نظر ثانی پٹیشن پر دستخط بھی کرے گا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، جو آرمی ایکٹ کے تحت اس کو موت کی سزا سنائی گئی ہے کمانڈر کلبھوشن یادو کو۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد سلمان علی اوان موجود ہیں، آئیے ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سلمان علی اوان، قونصلر رسائی دی گئی ہے ایک مرتبہ پھر اور پاکستان نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے ہی گھر میں جو جاسوسی کرنے والا تھا اس کو قونصلر رسائی دی گئی۔
जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान न सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ बल्कि कैदियों के हवाले से, दहशत गर्दों के हवाले से, जो दूसरे ममालिक के शहरी पकड़े जाते हैं उनके हवाले से तमाम तर बैन अल-अक़वामी कन्वेंशन का, तमाम तर बैन अल-अक़वामी कवानीन का एक पाबंद मुल्क है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत के जो कमांडर कुलभूषण जादेव है, जो कि साबित शुदा दहशत गर्द है, एक बाली बयान भी दे चुका है, उसको आज दूसरी बार कौंसलर एक्सेस जो है पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई है। और पाकिस्तान की जानिब से दी गई सहूलत का फायदा उठाने के लिए जो भारत के नाज़िमुल उमूर हैं इस्लामाबाद में मुतय्यन गौरव आहलूवालिया, उनकी मुलाकात करवाई गई है इस्लामाबाद में कमांडर कुलभूषण जादेव से। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि कमांडर कुलभूषण जादेव और जो गौरव आहलूवालिया हैं उनकी मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक इस्लामाबाद में एक महफूज मकाम पर करवाई गई। कुलभूषण जादेव को इस्लामाबाद में कहाँ रखा गया, ये मौजूदगी का जो मकाम है उनको खुफिया रखा जा रहा है, उसको ओपन नहीं किया गया। कमांडर कुलभूषण जादेव को जिस मकाम पर रखा गया था उसको सब जेल करार दिया गया था। और कहा यह जा रहा है कि कमांडर कुलभूषण जादेव जो है उसकी जानिब से इस मुलाकात में तवक्को की जा रही है कि उसने अपनी जो सजाए मौत है उसके खिलाफ नजरसानी की अपील या पटिशन के ऊपर भी दस्तखत किए होंगे। ये मुलाकात जो है ज़राए के कहना है कि शाम 5 बजे तक जारी रही। और इस मुलाकात के बाद जो भारतीय हाई कमिश्नर है, भारतीय नाज़िमुल उमूर हैं, वो वापस दफ्तर खारजा पहुंचे। और ये मुलाकात जो है डेफिनेटली पाकिस्तान की जानिब से दूसरी काउंसलर एक्सेस थी। इससे पहले पाकिस्तान ने कमांडर कुलभूषण जादेव की उनकी वालदा से और उसकी जो एहलिया है उससे भी मुलाकात करवाई थी। पाकिस्तान ने पहले भी बड़ेपन का सबूत दिया था, पाकिस्तान ने पहले भी एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया था। और आज एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से दूसरी बार काउंसलर एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की गई है दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण जादेव को, और जो भारत के जो नाज़िमुल उमूर हैं उनकी मुलाकात करवाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अली अवान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। जूनियर में पुलिस का बहाना में मशीनियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन सामने आया है। हायस गाड़ी के खुफिया खानों से 35 किलो अफ्यून और 28 किलो चर्स की भारी खेप बरामद कर ली है। DPO चुनियर हसनैन हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह किया और उनका कहना था कि मनशियात पंजाब के बाद इलाकों में स्मगल होना थी और ज़िला चिन्योट के जो मनशियात स्मगलिंग की राहदारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अपने नाज़रीन को बताएं कि चिन्योट में पुलिस का बहाना में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन सामने आया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मियां अमजद अली मौजूद है। मियां अमजद अली, बताइएगा, भारी खेप पकड़ी गई है मनशियात की। जी बिल्कुल, ये चन्योट पुलिस की थाना बहाना के इलाके में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके तहत एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। हाईएस गाड़ी के खुफिया खानों से 35 किलो अफीम और 28 किलो चरस बरामद की गई है, जिसके ऊपर DPO सैयद हसनैन हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मनशियात चन्योट से साउथ पंजाब के इलाकों में स्मगल होना थी। चन्योट को मनशियात स्मगलिंग और राहदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुखबर की इतला पर थाना बहाना के इलाके में कार्रवाई की गई है। IG पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक इसे एक बंदे के जरिए मुकम्मल नेटवर्क तक पहुंचेंगे और इसको काफी किरदार तक पहुंचाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा जंगलात का मकसद दरख्त लगाना या काटना है। टिम्बर माफिया ने सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम पर कट लगा दिया है और आंधियों से गिरने वाले दरख्तों को जंगलात अफसरान ने ठिकाने लगा दिया है। ज़राए के मुताबिक करोड़ों मालियत के दरख्त इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अजहर हुसैन, बताइएगा, महकमा जंगलात की जानिब से सस्ते दरख्त बेचे जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये पिंडी भटियां हाफसाबाद रोड है, जहां सड़क किनारे करोड़ों रुपए मालियत के दरख्त लगाए गए थे। गुज़श्ता आने वाले तेज तूफानों और आंधियों के वजह से गिरने वाले दरख्त रातों रात महकमा जंगलात के आला अफसरान की मिली भगत से अमला ने गायब कर दिए। इसके साथ साथ शहरियों का कहना है कि नहर झंग ब्रांच के दोनों किनारों के ऊपर लगे शीशम के कीमती दरख्त भी काट कर टिम्बर माफिया को करोड़ों के भाव वाले दरख्त कोड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर जंगलात की कटाई का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये सरसब्ज इलाका आने वाले वक्त में चटियल मैदानों में तब्दील हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अजहर
والدین کس طرح مر کر مرتے ہیں اور زندگی کی لڑائی لڑتے ہیں۔ فیصل آباد میں زیادتی کے واقعات کا سلسلہ نہ تھم سکا اور تھانہ ٹھیکری والا میں انسانیت سوز واقع پیش آیا ہے۔ 13 سالہ بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا گیا اور 13 سالہ فہد گزشتہ روز صبح گھر سے سودا سلف لینے کے لیے نکلا مگر واپس نہ آیا۔ پتہ چلا کہ ملزم عرفان اسے ورغلا کر اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ محمد سجاد علی موجود ہیں۔ سجاد علی، بتائیے گا۔ جی، یہ انسانیت سوز واقعہ تھانہ ٹھیکری والا کے علاقہ چک نمبر 41 جی میں پیش آیا ہے۔ 13 سالہ فاہد گزشتہ روز صبح گھر سے سودا سلف لینے کے لیے نکلا تو واپس نہ آیا۔ تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ ملزم عرفان اسے ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ جب اس سلسلے میں پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس نے تھوڑی کوشش کے بعد عرفان کو گرفتار کر لیا، جس پر علم ہوا کہ 13 سالہ فاہد کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹیم فہد کی ماں کا الزام ہے کہ میرے بیٹے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے اور یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ملزم جو عرفان ہے اس کو بھی ایسے ہی سزا دی جائے جیسے میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ لواحقین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ اس معاملے پر ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر دفعہ 302 کے تحت مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قنبر شہزاد کوٹ میں 2 موٹر سائیکلز کے تصادم میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ امام بخش جمالی نزدیک پولیس چوکی کے پیش آیا ہے اور زخمیوں کو سول ہسپتال شہزاد کوٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی محب علی اور علی بخش بروہی ہسپتال میں دم توڑ گئے ہیں۔ اپنے ناظرین کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ قنبر شہزاد کوٹ میں 2 موٹر سائیکلز کے تصادم سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ امام بخش جمالی نزد پولیس چوکی کے مقام پر پیش آیا ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ پبلک نیوز شبیر کمبوہ موجود ہیں۔ شبیر کمبوہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک ٹریفک حادثہ شہزاد کوٹ کے امام بخش جمالی روڈ پر پیش آیا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعہ کے مطابق امام بخش جمالی روڈ نزد پولیس چوکی کے مقام پر 2 موٹر سائیکلیں آمنے سامنے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے، جس پولیس کا شہزاد کوٹ داخل کیا گیا جہاں پر ایک زخمی محب علی بروہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 زخمیوں علی محمد بروہی، سعد اللہ اور مولا بخش جمالی کو طبی امداد کے بعد لاڑکانہ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر زخموں کی تاب نہ علی بخش بروہی بھی دم توڑ گیا ہے۔ زخمیوں کو لاڑکانہ اسپتال میں طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ حادثہ کا شکار بروہی برادری کے 2 افراد کی کوہرام مچ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ صادق آباد سے خبر شامل کریں گے۔ صادق آباد نہر میں نہاتے ہوئے 2 خواتین اور بچوں سمیت 4 افراد نہر میں ڈوب گئے۔ 2 بچوں کو بچا لیا گیا۔ 2 خواتین کی تلاش میں ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے اور ایک ہی خاندان کے افراد نہر کی لہروں کی زد میں آ گئے اور ذرائع کے مطابق 14 سالہ لڑکی کو بچانے کے لیے دوسری خاتون نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ خواتین کو بچانے کے لیے دونوں مرد بھی نہر میں کود گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے 2 افراد کو بچا لیا۔ ماں اور بیٹیوں کی تلاش جاری ہے، ان کی لاشیں نہیں ملی ہیں۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے سے محمد فرحان موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ محمد فرحان، بتائیے گا ریسکیو آپریشن کے حوالے سے۔ جی بالکل، صادق آباد کا نواحی علاقہ ہے بستی شاہجن کے قریب ایک ہی خاندان کے 4 افراد احمد با نہر کے کنارے نہاتے ہوئے نہر میں ڈوب گئے ہیں۔ 2 بچیوں کو مقامی افراد نے جو وہ بچا لیا تھا جبکہ 14 سالہ تنزیلہ اور اس کی 30 سالہ جو وہ چچی ہے آسیہ نہر میں ڈوب گئی ہیں۔ ریسکیو کے مطابق چچی اپنی بھتیجی کو بچاتے ہوئے ڈوب گئی تھی۔ ریسکیو ٹیم اور مقامی افراد کی جانب سے نہر میں ڈوبنے والی دونوں خواتین کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے جو امدادی سرگرمیاں جاری ہیں ریسکیو کی طرف سے، اس میں کافی مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ تحصیل جونیا تھانہ چھنگا مانگا دین روڈ ٹوبہ میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور مسلح ڈاکو 17 مویشی اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے ذمہ دار اور اہل خانہ کو 3 گھنٹے تک یرغمال بنائی رکھا اور مسلح ڈاکو 17 مویشی مالیت کے
30 लाख रुपए मालियत के और नकदी लूट कर फरार हो गए हैं, जबकि डाकुओं का खोज लगाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हो गए हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं तहसील चूनिया, थाना छांगा मांगा, दीनपुर डोबा में डकैती की वारदात हुई है और मुसल्लह डाकू 17 मवेशी और नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फ़याज़ महमूद मौजूद हैं। फ़याज़ महमूद, बताइएगा इस डकैती की वारदात के हवाले से। जी बिल्कुल, चूनिया में नॉन स्टॉप डकैतियों की रफ्तार तेज हो गई है। दिन ब दिन डाकुओं का नेटवर्क मजबूत होता जा रहा है। डाकू पुलिस की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। थाना छांगा मांगा के हदूद में गांव दीनपुर डोबा में जमींदार की हवेली में डकैती की वारदात हुई है। 12 मुसल्लह डाकू 17 मवेशी मालियत तकरीबन 30 लाख नकदी रकम 2 लाख छीन कर फरार हो गए हैं। डाकुओं ने 3 घंटे तक अहले खाना को यारगमाल बनाए रखा और तशद्दुद भी करते रहे। छांगा मांगा पुलिस और क्राइम सीन की टीमों ने वहां पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। अहले खाना की तरफ से दरखास्त दे दी गई है, मजीद तफ्तीश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पतोकी के नवाही इलाके सराय मुगल में मकामी अफराद के लिए बनाया गया मरकज़ सेहत अमला मरीजों को आंखें दिखाने लगा है और आने वाले मरीजों को कई चक्कर लगवाने का वतीरा बना लिया गया है। चेकअप के लिए मुसलसल अमले नाहली के बाइस शहरियों को परेशानी का सामना भी है और मरीजों ने डॉक्टरों को अलग से बने हुए कमरे में नींद के खर्राटे लेते हुए भी देख लिया है। और अपने नाज़रीन को बताएं कि बुनियादी मरकज़ सेहत है पतोकी के नवाही इलाके सराय मुगल में, जहाँ पर मरीज़ जो हैं वो इलाज मुआलजे की गर्ज से जाते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं किया जाता। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ शहजाद मुगल मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद मुगल, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस बुनियादी मरकज़ सेहत में पतोकी के? जी बिल्कुल, पतोकी के नवाही इलाका सराय मुगल में दर्जनों देहात के लिए बनाया जाने वाला वाहिद बुनियादी मरकज़ सेहत का अमला मरीजों को आंखें दिखाने लगा है। इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों को जो है वो ख्वार करना उन्होंने अपना वतीरा बना लिया है। मरीजों को पर्ची देने पर मामूर अमला और डिस्पेंसर जो है वो MBBS की ड्यूटी सर अंजाम देने लगे हैं। और अगर कोई मरीज डॉक्टर का पूछे तो कहा जाता है कि डॉक्टर साहब छुट्टी पर है। और इस दफा भी ऐसा ही हुआ। इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों ने जब अस्पताल के अमले से डॉक्टर के बारे में दरियाफ्त किया तो अमले ने बताया कि डॉक्टर साहब जो है वो छुट्टी पर हैं, जबकि स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह डॉक्टर साहब जो है वो अलग से बने हुए कमरे में नींद के खराटे ले रहे थे, जिन्हें मरीजों ने जो है वो खुद जाकर जगाया। मरीजों ने बताया कि यहाँ पर ना सिर्फ टाल मटोल से काम लिया जाता है बल्कि बाज़ औक़ात तो मरीजों के साथ बदतमीजी भी की जाती है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से अमला के झूठ, नारवा सलूक और डॉक्टर की जो ड्यूटी में कोताही करने पर जो है वो फौरी कार्रवाई करने के लिए जो है वो अपील की है ताकि लोगों को सेहत की सहूलियात जो है वो मैसर आ सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहजाद हुजूर से खबर शामिल करेंगे। पब्लिक न्यूज़ की खबर नशर होने के बाद इंतज़ामिया को होश आ ही गया। बाईपास चौक निजी सोसाइटी में मवेशी मंडी कायम तो कर दी गई है मगर कोरोना हिफाजती इक़दामात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। शहर भर में मंडी के होर्डिंग बोर्ड्स का पैसे के बेदरीग इस्तेमाल भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए गुलाम मुर्तज़ा बेग हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा कैसे इंतज़ामात किए गए हैं कसूर की इस मवेशी मंडी में? बिल्कुल, अगर कसूर में बात की जाए मवेशी मंडी की तो यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया ने 24 कनाल का ये रकबा मुख्तस कर दिया गया है मवेशी मंडी के लिए, जहाँ पे 12 कनाल में छोटे जानवर रखे जाएंगे और 12 कनाल में बड़े जानवर रखे जाएंगे। और इसके अलावा सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खरीदो फरोख्त का ये सिलसिला जारी रहेगा। और अगर बात की जाए कोरोना वायरस के इंतज़ामात के हवाले से तो यहाँ पे सैनिटाइजर गेट आ चुका है जो अभी नस्ब होना बाकी है और शहरियों के हाथ धोने के लिए वाटर टैंक भी पहुंच चुके हैं जो वो भी अभी नस्ब होना बाकी है। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज पब्लिक न्यूज़ पर यह खबर नशर की गई थी कि यहां ज़िली इंतज़ामिया ने अभी कोई इंतजामात नहीं किए मवेशी मंडी के हवाले से, तो यहां DC कसूर मंजल अली जावेद ने उस पर फौरी एक्शन लेते हुए खबर पर फौरी तौर पर 24 कनाल का यह रकबा मुख्तस कर दिया गया है, जिस पर अभी ये बाकी इंतजामात हो रहे हैं, जिसमें सुबह शहरी 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपनी खरीदो फरोख्त कर सकेंगे, मवेशी खरीद सकेंगे। और अगर यहाँ बात की जाए व्यापारियों के लिए शाम यहाँ रहने के इंतजामात भी कर दिए गए हैं, यहाँ पे वॉशरूम भी कायम किए जा रहे हैं, लेकिन शाम 7 बजे के बाद यहाँ शहरियों का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। जी
چوک سرور شہید میں تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے اور شہر کی تمام شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اس صورتحال پر ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی غائب ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ انسداد تجاوزات کے اہلکار منتھلیاں لے کر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ محمد عثمان موجود ہے۔ محمد عثمان، بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر اس وقت ٹریفک کی؟ جی شکریہ۔ یہ کوٹودو کا سابقہ تحصیل چوک سرور شہید ہے، جہاں شہر کے چاروں روڈوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹریفک اہلکار بھی اپنی ڈیوٹیوں سے غائب رہتے ہیں۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوک سرور شہید شہر کی چاروں روڈوں پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ غیر قانونی رکشہ سٹینڈ اور تجاوزات کے باعث شہر میں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ شہریوں نے اعلی حکام سے تجاوزات کے خلاف ایکشن لینے کی اپیل کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے محمد عثمان۔ ہم خبر آپ کو دیں گے منجن آباد میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین پیپکو کی جانب سے مطالبات کے حق میں ہڑتال کی گئی ہے اور ملازمین نے وابڈا کے تمام دفاتر کو تالا بند کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب وابڈا اہلکاروں کی ہڑتال کے باعث شہریوں کو شدید دشواری کا بھی سامنا ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ طاہر بشیر جویہ موجود ہیں۔ طاہر بشیر جویہ، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ہڑتال کی جا رہی ہے وہاں پہ موجود لیبر کی جانب سے؟ جی، وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کی کال پر تحصیل منشن آباد وابڈا کے تمام دفاتر کی تالا بندی کر دی گئی ہے۔ ہڑتال کی جو وجہ سامنے آئی ہے، وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کے درینہ مطالبات کی حکومت سے منظوری نہ ملنا ہے، جس کی وجہ سے میپکو وابڈا کے تمام ملازمین نے اپنے مطالبات حق میں آج سے مکمل طور پر ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے تحصیل بھر کے تمام دفاتر کی مکمل طور پر تالا بندی کر دی ہے اور فیلڈ میں بھی وابڈا اہلکاروں نے کام روک دیا ہے۔ اس موقع پر وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک میپکو لیبر یونین کے چیئرمین محمد طاہر نے کہا ہے کہ ہم نے عرصہ دراز سے حکومت کے سامنے اپنے جائز مطالبات، جن میں ملازمین پر پریشر اور سہولیات کا فقدان، بونس کی عدم ادائیگی، میٹر ریڈر کے مسائل، ڈیلی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پاک پتن میں بھی وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین میپکو کا دفتر کے باہر دھرنا جاری ہے اور وابڈا کے تمام دفاتر کو تالے لگا کر بند بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ شرکاء کا کہنا ہے کہ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ بیس پر ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا اور ان ملازمین کو معطل کرنے کے باوجود تنخواہوں اور بونسز کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ عدیل شیرازی موجود ہیں۔ عدیل شیرازی، بتائیے گا کورونا کے اس دورے کے اندر ہڑتال جاری ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی، وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کی کال پر ڈسٹرکٹ پاک پتن وابڈا کے تمام دفتر کی تالا بندی کر دی گئی۔ وابڈا کے تمام ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں آج مکمل ہڑتال کرتے ہوئے دفتر کے بعد دھرنا دیا۔ اس موقع پر وابڈا الیکٹرک میپکو لیبر یونین کے زونل چیئرمین محمد احمد مول نے کہا کہ ہم نے حکومت کے سامنے اپنے جائز مطالبات، جن میں ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنا، ہیلتھ کیئر پالیسی کا نفاذ، چھوٹے ملازمین کے ساتھ نارویہ سلوک، شہید ملازمین کے لیے نوکریاں دینے کا اعلان وغیرہ شامل ہیں، جو مطالبات ابھی تک حکومت نے پورے نہیں کیے۔ تاہم تمام مطالبات کی منظوری تک ہم ہڑتال جاری رکھیں گے اور کوئی وابڈا اہلکار فیلڈ میں کام نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ مطالبات منظور کیے جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عدیل۔ پاکستان آم کا دیس ہے اور ملتان اس کا گھر ہے۔ سندھ اور جنوبی پنجاب کے بعد شاہینوں کے شہر سرگودا میں بھی آم کے باغات لگائے جا رہے ہیں اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کنو کے بعد سرگودا آم کی پیداوار میں بھی اپنا نام پیدا کرے گا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ شاہینوں کے شہر سرگودا کو کنو کی پیداوار کی وجہ سے کیلیفورنیا آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ کنو کی پیداوار کے بعد سرگودا کی زرخیز زمین پر اب آم کی کاشت کی جا رہی ہے۔ آم، جسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اپنی لذت اور ذائقے کے اعتبار سے سب کا مرغوب پھل کہا جاتا ہے۔ بچے، بڑے اور بوڑھے سبھی شوق سے اسے کھاتے ہیں۔ آم کی کثیر اقسام ہیں، جن میں لنگڑا، دسہری، انورٹور، چونسا، سندڑی وغیرہ شامل ہیں۔ آم رسدار اور گودے دار پھل ہے۔
माहिरीन के मुताबिक एक आम में 60 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। आम में विटामिन ए, पोटेशियम, विटामिन बी की किस्म फोलेट बड़ी मिकदार में पाई जाती है। मुल्तान के बाद सरगोदा में आमों के बागात की बहार है। उम्मीद है कि सरगोदा किन्नू के बाद आम की पैदावार में भी अपना नाम पैदा करेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज। शेखुपुरा में ईद उल अज़हा से कबल ज़िले इंतज़ामिया ने मॉडल मवेशी मंडी लगा दी है। मवेशी मंडी में सहूलियात ना होने के बायस व्यापारी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पर मवेशी मंडियों की सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा शेखुपुरा में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? साथ से कबल ज़िला इंतज़ामिया की जानब से कैटल मंडी तो लगा दी गई है यहाँ पर, मगर जो सहूलियात है इस कदर शदीद फुकदान है जिसके बायस जो व्यापारी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर ख़रीदारों का रश भी जो है वो ना होने के बराबर है। मेरे साथ इस वक्त एक ख़रीदार मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या ख़रीदने आए हैं, किसी का साथ उनका जो है वो रेट भी तय हो पाया कि नहीं। अच्छा ये बताइएगा, आप ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, अभी तक कोई आपको जानवर पसंद आया? जानवर तो बहुत सारे हमें पसंद आ रहे हैं, पसंद भी यानी कि खूबसूरत भी हैं, मगर रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। मेरा प्रोग्राम था, बच्चे बड़े तंग कर रहे थे कि हमारे लिए जो है कुर्बानी का जानवर जो है लाया जाए ताकि उसके साथ बच्चे खेल सकें, और बड़े खुश होते हैं बच्चे, आपको पता है। मगर सूरत हाल बिल्कुल इसके यहाँ पर जो है जानवर बहुत ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर रेट्स जो है ना वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ख़रीदार है वो यहाँ पर रेट ज़्यादा होने का शिकवा ही जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि SOPs की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो SOPs पर जो है पर ज़रा भी जो है अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। अगर सहूलियात की बात की जाए तो जो कैटल मंडी की इंतज़ामिया है उनकी जानब से यहाँ पर ना तो जानवर के लिए पानी मुयसर है, ना तो चारा मुयसर है। उनका ये भी कहना है कि जो फ़ी जानवर है यहाँ पर 500 रुपया लिया जा रहा है, मगर सहूलियात यहाँ पर ना होने के बराबर हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फितरत के म्यूज़ियम चौलिस्तान में खुश्क साली बारिश ना होने के बायस टोबों का पानी खुश्क हो गया है। इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि चौलिस्तान में भूख और नंग के डेरे हैं और मौत के साए हैं। पानी और ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस थर में कई जानवर भी हलाक हो गए हैं। थर के बाशिंदे नकल मकानी पर मजबूर हैं। ग़ुलाम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ग़ुलाम हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? की बारिशें ना होने से शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस जो है वो इंसान और जानवरों पर जो है वो मौत के जो बादल है वो मंडला रहे हैं। बारिशें ना होने से जो है वो खुश्क साली पैदा हो चुकी है और पानी की किल्लत के बायस अब तक जो दर्जनों कीमती नस्ल के जो जानवर हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि मवेशियों के चारे का सामान, जंगली झाड़ियां, घास और टोबों में पीने का जो पानी है वो भी खुश्क हो गया है। भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत के सताए चौलिस्तानी जो है वो नकल मकानी करने पर जो मजबूर हो गए हैं। नकल मकानी करने वाले रोहीले माल मवेशियों के साथ सायादार दरख्तों और झाड़ियों के नीचे बसेरा करने पर मजबूर हो गए, जबकि शदीद गर्मी और पानी की किल्लत से बेशतर कीमती जानवर भूख प्यास से हलाक हो गए। टोबों में पानी ना होने से इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पीने पर मजबूर हैं, जिस पर चौलिस्तानी बाशिंदों ने हुकूमत वक्त से जो है वो पानी फराहम करने की अपील की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे ग़ुलाम हसन। बिहाड़ी शहर का स्लॉटर हाउस मसाइल का गढ़ बन गया है। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और शहरियों ने इंतज़ामिया से फौरी तौर पर स्लॉटर कॉविश के हालत ज़ार को बेहतर बनाने का मुतालबा कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ शाहिद परवेज़ मौजूद हैं। शाहिद परवेज़, बताइएगा क्या कहना है वहाँ पर मौजूद लोगों का? मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के स्लॉटर हाउस में, जो इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से मसाइल का गढ़ बन चुका है। फर्श टूट चुके हैं, जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिस पर मक्खी और मच्छरों का राज है। यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। कसाबों ने अपनी मदद आपके तहत बिजली लगा रखी है। स्लॉटर हाउस में मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से कसाबों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मसाइल में बनाए जाने वाले गोश्त बीमारियों का भी सबब बन रहे हैं। जो यहाँ कसाब हैं इनका कहना है कि
हम बाकायदा टैक्स अदा कर रहे हैं। हमारी इस मुश्किलात को दूर किया जाए। इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर स्लेटर हाउस का विज़िट करे, जो यहाँ मसाइल हैं इनको हल किया जा सके। शहरियों का भी कहना है कि इंतज़ामिया शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए दावे तो कर रही है, मगर स्लेटर हाउस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इंतज़ामिया फौरी तौर पर स्लेटर हाउस की हालत को बेहतर बनाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रेनाला खुर्द का स्लाटर हाउस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। चार दीवारी ना होने के वजह से आवारा कुत्तों ने उसको अपनी अमाज का भी बना लिया है। जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, सफाई के नाक़िस इंतज़ाम, स्लाटर हाउस के अंदर लगे जाले और जमी हुई काई फूड अथॉरिटी और इंतज़ामिया का मुँह चराने लगी है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद शहबाज जावेद मौजूद हैं। शहबाज जावेद, बताइएगा रेनाला खुर्द का स्लाटर हाउस क्या मंजर पेश कर रहा है? जी बिल्कुल, रेनाला खुर्द का स्लाटर हाउस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। चारदीवारी ना होने की वजह से आवारा कुत्तों ने इसको अपनी अमाजगाह बना लिया। जगह जगह गंदगी के लगे ढेर इनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज जावेद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सादिकाबाद में चीनी माफिया फिर से सरगर्म होने लगा है। चीनी महंगी होने के बावजूद शहरियों के लिए नायाब हो गई है। फ़ी किलो 100 रुपये ब्लैक में फ़रोख्त होने लगी है और दूसरी तरफ आटे की कीमत में भी आसमान से बातें करने लगी हैं और 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये तक पहुँच गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़रहान। तो फ़रहान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर आटे और चीनी की? जी बिल्कुल, सादिकाबाद में भी चीनी माफिया दोबारा सरगर्म हो रहा है। चीनी जो है शहरियों के लिए बिल्कुल नायाब हो चुकी है, लेकिन यहाँ इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। चीनी जो है फ़ी किलो 100 रुपये में ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। ज़रूरत अशिया की हर चीज़ जो है वो गरीब की पहुँच से दिन ब दिन बाहर होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आटे की, तो इसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आटे की फ़ी किलो कीमत जो है वो 55 रुपये है और 20 किलो का जो थैला है वो 1100 रुपये तक उसकी कीमत पहुँच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आटे और चीनी के बारे में ये क्या कहते हैं। जी, कल से चीनी ढूंढ रहे हैं, कल भी नहीं मिली, आज भी तीसरी दुकान पे आ गए हैं, लेकिन अभी तक चीनी नहीं मिल रही। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो चीनी का मसनूई बहरान है, इसको कम करें, इसको ख़त्म करें। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। शहरी का भी यही कहना था, ज़रूरियाती अशिया की जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इसको गायब कर दिया गया है। ये गरीब इंसान की जो है ये बराह रास्त उसकी ज़िंदगी में असरअंदाज होती है। चीनी की इंक्वायरी और इसके बारे में जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई थी वो सब जो है वो सर्द खाने की नज़र हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि चीनी के इस मसनूई बहरान को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी, साहिवाल में PHA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से शहर के पोश एरिया तारिक बिन जैद कॉलोनी में बने हुए छोटे पार्क्स और ग्राउंड्स गंदे पानी के जोड़ों में तब्दील हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे साथ शाहिद रफ़ीक मौजूद हैं। शाहिद रफ़ीक, बताएगा साहिवाल में PHA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तारिक बिन ज़ियाद कॉलोनी में मौजूद हूँ। तारिक बिन ज़ियाद कॉलोनी साहिवाल की सबसे बड़ी कॉलोनी है। जिस जो पोश इलाके हैं वहाँ पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स में सरकार ने छोटे छोटे पार्क्स ग्राउंड रखे हुए थे, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और PHA की नाअहली की वजह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिसमें अवैसिया पार्क में मौजूद हूँ वहाँ पर वॉकिंग ट्रैक भी है, छोटा सा फुटबॉल का ग्राउंड भी था, मगर वो गंदे पानी के जौहड़ में तब्दील हो चुका है। इसी तरह से अगर बात की जाए अली पार्क की, तो वहाँ पर उसका भी इर्द गिर्द वाली वाल्स ख़त्म हो चुकी है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उसके एक तरफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, दूसरी तरफ जामिया मस्जिद है, वहाँ पर बैंक भी बने हुए हैं, मगर वो खुदरो झाड़ियाँ और गंदे पानी के जोहड़ों में तब्दील हो चुके हैं, जो अभी तक जिनसे ना बारिश का पानी निकाला जा सका है, मगर और उसके साथ साथ गंदा पानी और वहाँ पर जमा हो गया। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए, ज़िली इंतज़ामिया को, PHA को ये चाहिए कि जल्द अज जल्द इनको साफ़ किया जा सके ताकि मच्छरों की अफज़ाइश बंद हो सके और अवाम बीमारियों से बच सके और सेहतमंद माहौल उनको मैसर हो। जी, बूरेवाला रोड अलगनी चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे हैं और शगाफ पड़े हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर मुगल। यासिर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीचा वतनी अलगनी चौक के अंदर, जो अरसा दराज से चौक टूट फूट का शिकार है। मकामी मिनिस्टर मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल की काविशों से इस पर काम तो जारी हो गया, लेकिन काम जो है सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से ये रोड हादसात का सबब बन रहा है। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनका मौक़िफ़ जानते कि उनका क्या कहना है। ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। MNA ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MNA ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की आवाज़ को सुना कि मकामी MNA और मकामी मिनिस्टर मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल से गुजारिश की है कि इस काम को फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके, ताकि कोई ना कोई जानी जो नुकसान हो रहे हैं वो कीमती जानों से बचाया जा सके। जी, लाड़काना को सियासी और सकाफती लिहाज से दुनिया भर में एक तारीखी हैसियत हासिल है। सिंध हुकूमत ने बेनज़ीर म्यूज़ियम बनाने का ऐलान तो किया, लेकिन ये मनसूबा अभी तक ताख़ीर का शिकार है। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आशिक पठान। जी, दुनिया आज भी लाड़काना को भुट्टो ख़ानदान से ही पहचानती है। खान बहादुर सर शाहनवाज भुट्टो से आज तक भुट्टो ख़ानदान के हर शख्स ने एक अलग रकम तारीख की है। ताहम बाहसियत खातून तवील जदोजहद के बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया, जबकि सबसे ज़्यादा शहादतें भी इसी ख़ानदान की मीरास रही हैं। तारीख के इन्हीं अहम पहलुओं को एक जगह यकजा करने के लिए मोहतरमा की शहादत के बाद सिंध हुकूमत ने 2009 में सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी में बेनज़ीर भुट्टो म्यूज़ियम का संग बुनियाद रखा। ताहम करोड़ों रुपए लागत और 11 साल गुजर जाने के बावजूद ये मंसूबा आज भी नामुकम्मल है। मेरे अकब में मौजूद म्यूज़ियम के लिए बनाए जाने वाली इस इमारत का तामीराती काम तो 2013 में मुकम्मल कर लिया गया था, जबकि उस वक्त की वज़ीर सकाफत ससी पलेजो ने खाली इमारत का ही इफ्तिताह कर दिया था। ताहम इस इमारत में इस वक्त कबाड़ और फर्नीचर रखने के काम आ रही है। हर चीज़ पर मिट्टी और धूल की तय जमी हुई है। इस सिलसिले में शहरियों का कहना है कि म्यूज़ियम के काम को फौरी मुकम्मल किया जाए, ताकि आने वाले सयाहों और नौजवानों को मुल्की तारीख के अहम पहलुओं से रोशनास कराया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आशिक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। फिर अल्लाह के रहम करम पर है, सड़क के ऐन वस्त में गड्ढे और रात को गाड़ियां अक्सर हादसात का शिकार हो चुकी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आमिर सदीकी मौजूद हैं। आमिर सदीकी बताएगा आखिर शाहरा को क्यों नहीं मुरम्मत करके दोबारा से तामीर किया जा रहा? हालिया इंतखाबात में जिला चिन्योट से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदगान की जानिब से जिला चिन्योट की 16 लाख आवाम को ये बुलंदोबांग दावे किए गए थे और वादे किए गए थे, यकीन दहानी कराई गई थी कि वो जिला चिन्योट से फैसलाबाद को जाने वाली शाहराह को वन वे बनाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। लेकिन अफसोसनाक अमर तो यह है कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद इन अवामी नुमाइंदों की जानिब से किसी भी किस्म के अमली इकदाम देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से चिन्योट से फैसलाबाद जाने वाली शाहराह मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। कई फुट पड़े गड्ढे हादसात का मौजब बने हुए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान होने वाले हादसात में 500 कीमती इंसानी जानों का ज़या हो चुका है, जबकि 3000 के करीब मर्दों, ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े बुरी तरह जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और उम्र भर के लिए अपाहज हुए हैं। अफसोसनाक खबर तो यह है कि इस रोड को अब खूनी रोड का नाम दे दिया गया है, जबकि हालिया बजट में वज़ीर आला पंजाब की जानब से इस शाहराह को वन वे बनाने के हवाला से कोई भी बजट नहीं रखा गया और ये सूरत हाल जो है वो चिन्योट की आवाम के लिए इंतहाई शदीद मायूस कुन होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से ज़िला चिन्योट की इंतज़ामिया को, वज़ीर आला पंजाब को, मुंतखब अवामी नुमाइंदों को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया है और वज़ीर आला पंजाब से हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया गया कि ज़िला चिन्योट की इस शाहराह को वन वे बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। जी, राजनपुर में टीएमए और एहलकारों की गफलत या नाअहली। ऑफिसर कॉलोनी की सीवरेज लाइन बंद होने पर गटरों का पानी सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट पर छोड़ दिया गया। ताफुन से इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मुजाहिद हुसैन मौजूद हैं। मुजाहिद हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत ने माहौली आलूदगी जो है वो कम करने के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर अरबों रुपए की खती रकम खर्च कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है राजनपुर टीएमए के एहलकारों की नाअहली भी खुलकर सामने आ गई है, जो माहौल को साफ रखने की बजाय उसमें मजीद आलूदगी पैदा कर रहे हैं। ऑफिसर कॉलोनी की सीवरेज लाइन कुछ अर्सा से जो बंद है तो उसे खोलने की बजाय उन्होंने मेन होल पर जो है पीटर इंजन लगाकर जो है वो उसका सीवरेज का गंदा पानी ग्रीन
گرین بیلٹ میں جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے سخت تعفن سے اہل علاقہ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور جو لوگ وہاں سے اس سڑک سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہاں سے گزرنا اب محال ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ نے جو ہے وہ حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ مہربانی کر کے جو ہے وہ اس کو ٹھیک کیا جائے، اور ٹی ایم اے راجن پور کا جو ہے وہ قبلہ بھی کوئی درست کیا جائے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے مجاہد۔ جہانیہ میں سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف میپکو سب ڈویژن جہانیہ کے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ سامنے آیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ جان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے حفاظتی سامان مہیا کیا جائے اور معطل ملازمین کو بحال کیا جائے۔ مظاہرین کے لیے کیا مطالبات ہیں مظاہرین کی جانب سے، مزید تفصیلات بتانے کے لیے خالد گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد گجر، بتائیے گا میپکو کے ملازمین نے احتجاج کیا ہے، کیا انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہیں؟ جی بالکل، میپکو سب ڈویژن جہانیہ عملہ کی سہولیات کی عدم فراہمی پر مکمل ہڑتال اور میپکو آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا بھی دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں مطلوبہ سامان نہ ہونے سے لائن مینوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور وہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ اسی پول کی وجہ سے متعدد لائن مین جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ حفاظتی انتظامات اور کٹس فراہم نہیں کی جا رہی، معطل ملازمین کو بحال کیا جائے اور بقایا جات ادا کیے جائیں۔ ہائیڈرو یونین کے عہدیداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملازمین کو بونس اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ میپکو حکام سے مذاکرات میں ہیلتھ کیئر پالیسی پر عمل درآمد کا وعدہ کیا گیا تھا اور ابھی تک اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مطالبات کے حل تک ہڑتال جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جہلم میں انتظامیہ نے مویشی منڈی تو لگا دی مگر سہولیات نام کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے۔ کورونا اور بارشوں کے لیے انتظامات ایک طرف، جانوروں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام تک نہیں ہے۔ دور دراز سے آئے بیوپاری سخت پریشان ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے غلام قادر جہلم کی مویشی منڈی میں موجود ہیں، آئیے ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ غلام قادر، بتائیے گا جہلم کی مویشی منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ ایسا ہی ہے کہ حکومت پنجاب کے واضح احکامات کی روشنی میں ضلعی انتظامیہ نے سرکاری سطح پر مویشی منڈی سجا دیا شہر سے باہر، لیکن یہاں پر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، نہ ہی جانوروں کے پینے کا پانی کا انتظام ہے اور نہ ہی انسانوں کے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بیپاری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ یہ جی ہم ادھر کل کے آئے ہوئے ہیں، نہ تو ادھر مویشیوں کے پانی پینے کی کوئی انتظامات نہیں ہیں اور نہ ہی انسانوں کے پانی پینے کی کوئی انتظامات ہیں، اور لائٹ بھی نہیں ہے۔ جنریٹر ایک رکھ دیا گیا جس کو ہم صرف دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی سیکورٹی ادھر ہمیں کو پرووائڈ کی گئی ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود بیپاری کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ایک جنریٹر رکھ دیا گیا صرف دیکھنے کے لیے، اور نہ لائٹ ہے اور نہ ہی پینے کا پانی ہے، اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ ضلعی انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ سہولیات کے فقدان پر تھوڑا سا توجہ دی جائے۔ جی میاں والی میں دریائے سندھ جناب راج اور چشمہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب آیا ہے اور حالیہ بارشوں سے پانی کی سطح بلند ہونے کا بھی امکان ہے، جبکہ جناب راج کے مقام پر پانی کی آمد 2,27,308 کیوسک ہے، جبکہ اخراج 2,19,608 کیوسک ہے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے پبلک نیوز۔